तो प्यारे बच्चों दोस्तों देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके रेलवे से रिलेटेड, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ की तैयारी करें या फिर एसएससी से रिलेटेड आप जीडी हुआ, सीएसएल हुआ, सीपी हुआ, सीजी हुआ, एमटीसी की तैयारी करें या अदर और भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों। ये वीडियो हर क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर दोस्तों आपको करीब 20+ वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे, पेज पे जाएंगे रीजनिंग की, और प्लस मैथ की भी वीडियो देखने को मिलेगी। साथ साथ अगर बेसिक मैथ की नॉलेज नहीं है तो उससे रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगी, जा करके वॉच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं। इसमें काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है, यानी त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है। देखिए दो सिंपल से ट्रिक मैं बताऊंगा, उस ट्रिक से इस जटिल से फिगर में आप लोगों को त्रिभुज की संख्या निकल जाएगी। इस तरीके का अगर है तो देखिए ये सारी वायरल है, ये ट्रिकें वायरल मिलेंगी यूट्यूब पर, हर जगह देखने को मिल जाएगी। इसमें नंबरिंग कर दीजिए इस टाइप के फिगर में और इनको जोड़ दीजिए, 1 + 2 = 3 हो जाएगा, यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी 3। एक दूसरा अगर इस तरीके का फिगर हो, ठीक है, इस तरीके का फिगर है, वर्ग है या कुछ भी इस तरीके का दिया हुआ है, आयत है या वर्ग है, इनके विकर्ण अगर इस तरीके से आपस में मिले हुए हैं तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इनमें भी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, जो मैक्सिमम 4 होगा उसी का हम दूना कर देंगे। 4 दूना के कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, यानी इसमें त्रिभुज की संख्या 8। अब ऐसे ऐसे फिगर को हमें इस जो प्रश्न आकृति है इसमें ढूंढ करके कर लेना है अपने सॉल्यूशन का हल, यानी क्वेश्चन का हल। यहाँ पर देखिए ये आपका फिगर जो दिख रहा है, ये जो मैंने अभी ये वर्ग वाला बताया था ट्रिक, सेम वैसा ही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसमें आप 8 लिख दीजिए, 8 यहाँ पर त्रिभुज हो गए। कलर चेंज कर करके मैं दिखाऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। यहाँ पर देखिए जो मैंने ये 3 वाली बताई है, 3 वाली देखिए वही है, 3 इसमें हो गए। अब यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर भी क्या हो गए, 3 हो गए, ठीक 3 यहाँ पर, लेकिन ये एक है, एक ही त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है। और ऊपर भी सेम ऐसा ही, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना है। अब चलिए आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम 3 वाला है, तो 3 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। और उसके बाद पुनः यहाँ पर हम देखेंगे एक बड़ा सा इस तरीके का बना हुआ है, ये भी 3 वाला, मैं 3 लिख लेता हूँ। और साथ साथ आपको यहाँ पर दिखेगा ये भी आपका 3 वाला है। सबको जोड़ते हैं, पहले देखते हैं कितना हो रहा है, उसके बाद फिर ढूंढेंगे कि कोई और है कि नहीं है। 3 3 6 3 9 3 12, 12 8 20, 20 और दोस्तों 3 कितना हो गया 23। 23 त्रिभुज इसमें हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए एक ये छूट रहा है, एक ये 24 25, 25 त्रिभुज हो चुके हैं। बाकी कहाँ है 25, अपने माइंड में रखिएगा। 2 त्रिभुज हमें हर हाल में ढूंढना होगा, तभी आपका आंसर सटीक हो पाएगा। इसमें होंगे छिपे हुए कहीं ना कहीं, तो 2 त्रिभुज मिल ही जाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों कहाँ हैं वो 2 त्रिभुज। यहाँ पर देखिए, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि वो 2 त्रिभुज कहाँ है। ये आपके बड़ा सा त्रिभुज, ठीक है, एक तो ये हो गया और एक उसी का उल्टे रूप में इस तरीके से 2 त्रिभुज, यानी कि 25 आपने काउंट किया था, 2 ये हो गए 27। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दर्पण से रिलेटेड है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रीच की पार्श्व दर्पण छवि है। किसकी रीच की, यहाँ पर देखिए पार्श्व दर्पण छवि का मतलब इस तरीके से, अगर आपका ऊर्ध्वाधर दर्पण है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे काम करता है, कौन सी ट्रिक लगती है, कौन सी लॉजिक लगती है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसका जो नियम है बहुत सिंपल सा है, जैसे आर है ना, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ऐसे बन जाएगा, बस लेफ्ट टू राइट घूम जाएगा। लेकिन अगर यही शब्द के रूप में दिया हुआ है, जैसे डीपीआर दिया हुआ है, तो आप सोचेंगे कि इसका प्रतिबिंब डीपीआर ऐसे हो जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। शब्द के रूप में तो पूरा शब्द पहले घूम जाएगा, पहले क्या होगा आरपीडी बनेगा और पुनः एक एक अक्षर लेफ्ट टू राइट घूमेंगे, आरपीडी ऐसे होगा, ये सही होगा। अब उसी पे हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 चारों ऑप्शन से मिला लेंगे। देखिए ये रिच सीधा दे दिया, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर अगर देखें तो दोस्तों चलिए ये तो आपका पूरा उल्टा हो गया। पहले यहाँ क्या होगा, एच से शुरू हो जाएगा, HCAER होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एच पलटेगा तो ठीक है, एच ऐसा ही हो जाएगा, यानी पलटेगा तब भी एच ही रह जाता है, एच ही जैसा दिखता है, रह नहीं जाता, वो तो पलटता ही है हर हाल में, लेकिन दिखेगा सेम वैसा है। सी पलटेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। ए पलटेगा, ये भी सही है। ई पलटेगा, ये भी सही है। आर बिल्कुल सही है, यानी बी आपका सही है। और बी देखिए किस ऑप्शन ने दिया हुआ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 3 × 3 × 3 की माप वाले एक घन के सभी फलकों पर पेंट कर दिया जाए, जैसे इस तरीके से अगर आपका घन एक है, ठीक है, 3-3 सेंटीमीटर भुजा वाला, ठीक है, घन का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगी, इस तरीके से 3-3 है। इसको कह रहा है कि इनके सभी फलकों पर यानी इस तरीके से पेंट कर दिया जाता है, इधर नीचे ऊपर, यानी 6 फलकों पर इसके पेंट कर दिया जाता है। कह रहा है कि और फिर इसे 1 × 1 माप के, यानी कि फिर इसमें से ये छोटे छोटे टुकड़े काट रहा है, छोटे छोटे टुकड़े काट करके निकाल रहा है, ऐसे काट रहा है। कितने काट रहा है, माप वाले 27 घनों में काटा जाता है। इस प्रकार बने ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके केवल 2 फलकों पर
क्या हो, पेंट किया गया हो। यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे हिस्से होंगे जिसके दो फलकों पर पेंट होगा। आप कहेंगे वो कौन सा हिस्सा होगा, जैसे यहाँ पर जो हिस्सा बनेगा इसके इधर और इधर पेंट होगा, लेकिन अंदर वाले हिस्से पे पेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो 3 फलकों पे हो जाएगा, इसके अंदर ये वाला हिस्सा जो होगा ये यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि 3 अगर इसमें से हमने काटा तो ये बीच वाला जो हिस्सा होगा इसके 2 फलकों पे पेंट होगा। ऐसे ही कितने होंगे तो उसके क्या आप काउंट कर पाएंगे? ऐसे नहीं कर पाएंगे। एक सिंपल सा सूत्र होता है, वो सूत्र होता है आपका 12n-2। बस इसमें आपको मान, अब n क्या है, n जो है बड़ा जो घन था उसकी भुजा की माप है, जो 3 दिया हुआ लंबा चौड़ा वही माप है। तो उसमें आप n की वैल्यू रख दीजिए, 12 यूं ही रहेगा। n की वैल्यू 3 है, 3 में से 2 घटा दीजिए यानी 1, यानी 12 करने 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंडों का काम था, बिना पेन और पेपर वाला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस दोस्तों, आप लोगों के सामने न गुजरा होता तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते। आप गुजर गए, आप कोई दिक्कत की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे दिए गए समीकरण में से ये आपका टेलीफोन है और कह रहा है ये मोबाइल समझ लीजिए इसको, कि कार्य अपरिवर्तित रहते हैं। तीसरे समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस टेलीफोन और इस मोबाइल को समझना है कि ये क्या है, क्या रहा है, कह क्या रहा है। जैसे ए मोबाइल, ए टेलीफोन बी दिया हुआ है तो इसका मतलब कह रहा है A² भागे बी, और इसी तरीके से ए मोबाइल बी कह रहा है कि A+B², तो कह रहा है कि 4 जो टेलीफोन 2 मोबाइल 2 बराबर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे बन नहीं पाएगा टेलीफोन, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहीं से समझ लेते हैं। जैसे इसके बदले, जैसे 4 को हम ए मान लेते हैं, 2 को बी, तो ए टेलीफोन बी, ये जो पहले वाला समीकरण उस हिसाब से आप सोचेंगे। ये क्या कह रहे हैं, A² भागे 2, यानी कि ए की जगह यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, भाग बना देंगे, और बी की जगह 2 है तो 2 कर देंगे। इसको हम कोष्टक में बंद कर देंगे। अब फिर कह रहे हैं टेलीफोन 2, यहाँ पर फिर टेलीफोन का निशान बना करके 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको अब पूरे को ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। अब इसका मतलब कह रहा है कि A+B², यानी ए रहेगा आपका जो 4² भागे 2, और कह रहा है कि +B², बी आपकी क्या है 2 वैल्यू है, स्क्वायर इसका कर दीजिए। तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे दोस्तों तो आप कहेंगे 8 बचेगा, 8 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 8 4 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारे प्यारे यूनिक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आपको पता ही है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह क्या रहा है कि एक शब्द व्यवस्थापन मशीन में शब्दों की निम्नलिखित इनपुट लाइन दिए जाने पर मशीन इसे निम्नलिखित नियमों के अनुसार चरणों में पुनर्व्यवस्थित करती है। कहने का मतलब इनपुट लाइन, यानी कि कोई भी मशीन है, जैसे कंप्यूटर ही आप समझ लीजिए, उसमें डाला गया ट्रायल टुडे जिम इन द सी एज, ट्रायल टुडे जिम इन द सी एज, ये क्या किया है, इतना सेंटेंस उसने क्या कर दिया, एक मशीन में डाल दिया इनपुट के रूप में। अब उसको आउटपुट क्या प्राप्त हो रहा है, पहले स्टेप में उसको आउटपुट प्राप्त हुआ एज ट्रायल टुडे जिम इन द सी, दूसरा स्टेप इसको प्राप्त हुआ एज जिम ट्रायल टुडे इन द सी, तीसरे स्टेप में उसको प्राप्त हुआ एज जिम इन द ट्रायल टुडे द सी, फिर 4 स्टेप में एज जिम इन द ट्रायल टुडे द, उसके बाद स्टेप 5 में क्या है, एज जिम इन द ट्रायल टुडे, उसके बाद स्टेप 6 में एज्यूम इन द सी द टुडे ट्रायल। अभी यहाँ पर बहुत इसको पढ़ने की स्टेप को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने पढ़ दिया। पढ़िएगा मत, सीधे आप नीचे आइएगा, क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, कह रहे यदि इस मशीन का प्रयोग किया जाता, यानी यही मशीन जिसमें आपने ट्रायल टुडे जिम इन द स्टेप यानी इस इनपुट को डाला था और आउटपुट ये 6 स्टेप में प्राप्त हुआ है, उसी मशीन का प्रयोग करके कह रहा कि अगर इनपुट को बदल दिया जाए, ट्रायल टुडे जिम के बजाय अगर उसमें इनपुट क्या डाल दिया जाए, टू बॉल ऑन द स्मॉल डू के लिए प्राप्त स्टेप 3 क्या होगा। अब स्टेप 3 को यहाँ पे ध्यान से देखना है, स्टेप 3 को आपको ध्यान से देखना है। बस मैंने क्या सारे स्टेप को नहीं पढ़ना है, बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है और स्टेप 3 को हमें इससे मिलाना है। इससे देखिए ये आपका जो है, इसमें ट्रायल टुडे जिम इन द सी एज है जो आपका क्वेश्चन है, जो इनपुट किया गया। इनपुट करने पर जो 3rd स्टेप को क्या मिल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। उसने क्या किया, जो लास्ट वाला था, इसमें देखिए शब्द कितने हैं, आप कहेंगे ट्रायल 1 2 3 4 5 6 7 शब्द हैं, 2 2 4 2 6 7 शब्द हैं। और जो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जगह पर अगर हम टू बॉल ऑन द स्मॉल डू को अगर इनपुट करते तो आउटपुट क्या प्राप्त होता है 3rd स्टेप के जरिए, बताइए। तो यहाँ पर भी पहले गिन लेते हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी है, 7 उसमें भी है, 7 इसमें भी है। स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करिए, कुछ करना नहीं है। जैसे इसने एज को पहले लिख दिया, एज को पहले ट्रायल टुडे जिम इन द सी एज, लास्ट में एज था, एज को पहले लिख दिया, तो टू बॉल ऑन द स्मॉल डू में हम क्या करेंगे, डू को पहले लिख देंगे जो लास्ट वाला 7वां था। फिर उसके बाद इसने 3rd स्टेप में क्या लिखा है, जिम लिखा है। 3rd स्टेप में देखिए, 3rd स्टेप में देखिए इसने क्या किया, दूसरे नंबर पर इसने जिम को लिखा हुआ है। और जिम इसमें चौथे नंबर पर था, आप कहेंगे कि 2 तीसरे नंबर पर था, तो इसमें तीसरे नंबर पर क्या है, ऑन है।
टू बॉल ऑन, तो ऑन लिखेंगे। जो आपका हो रहा था ये कन्वर्ट होकर के जिस स्टेप में बना हुआ सेम वही कोड यहाँ पर इस्तेमाल करना। जिम के बाद इन लिखा हुआ है, अब इन यहाँ पर ट्रायल टुडे जिम इन चौथे स्थान पर है, तो चौथे स्थान वाला इसमें भी एट है, एट ला करके यहाँ पर रख देंगे, एट रखेंगे। डू ऑन एट, डू ऑन एट, डू ऑन एट। अगर इस पे इतने ही पे आंसर मिल रहा है तो लगा दीजिएगा, आगे मत कोशिश कीजिएगा। डू ऑन एट इसी में आ रहा है तो 3 ही में आपका आंसर आ चुका, नहीं आता तो फिर आगे भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ट्राई करते कि चौथे नंबर पर किसको डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर अगले को मैं देखूँ, उसके बाद आपका ट्रायल लिखा हुआ है, ट्रायल जो है पहले नंबर वाला है, इसमें पहले नंबर वाला क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पर हम लिख देंगे। देखिए पहले ऑप्शन में डू ऑन एट 2 यहाँ पर आ गया, पहले ही में ना इतना पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, बस इतना ही करना था। इतना उलझाने के लिए इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया एग्जामिनर, कैसे आपको दिमाग को घुमाने की कोशिश किया। मैं यही बार बार कहता हूँ, रीजनिंग बहुत ईजी है, थोड़ा सा क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आसान हो जाएगा। कुछ दम नहीं रहता कुछ ही क्वेश्चन में, आप ही इतने किए हैं, बताइए। देखते डर लग रही थी लेकिन करने के बाद क्या है, हवा हवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच संबंध जो दिए गए शब्द युग्मों के संबंधों को, यानी कह रहे लेब्राडोर का संबंध जैसे कुत्ता से होता है वैसे ही 2 जोड़े को ढूंढना है जो इस तरीके के संबंध को दर्शाते हैं। लेब्राडोर देखिए एक प्रजाति टाइप होती है, एक जाति समझ ले। लेब्राडोर जो कुत्ता होता है जो बड़े बड़े अमीर रखते हैं उस टाइप का कुत्ता होता है, उसी को लेब्राडोर कहा जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके की, यानी कह सकते हैं ये कुत्ते की एक नस्ल है लेब्राडोर, ऐसे समझिए। तो हमें क्या करना है, या ऐसा ही देखना है कि जो दूसरे वाले की पहली वाली नस्ल हो। जैसे मानव जाति की नस्ल व्यक्ति होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो आप देखिए संगीत की एक नस्ल जैज होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि शायद ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन अफ्रीकी जो एक संगीत होता है जिसका नाम जैज होता है, इसको गूगल पे आप सर्च करके देख लीजिएगा। जैज जो होता है ये संगीत की ही एक नस्ल है। ठीक है, संगीत है जैज। अब यहाँ पर पेड़ की नस्ल पत्ती होती है, बिल्कुल नहीं होता। बिल्ली की नस्ल चूहा, बिल्कुल नहीं होता। तो जैज ही है, संगीत की एक नस्ल होती है जैज, यानी कि संगीत का ही एक नाम है जैज। तो इसको सर्च करके जरूर देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल का संबंध जैसे DMY जैसे है वैसे प्लेट का संबंध यहाँ पर किससे होगा। यहाँ पर फटाफट इसको निपटा देते हैं। इसमें हमें जरूरत पड़ेगी किसकी दोस्तों, A to Z नंबरिंग की। B दूसरे पे, O 15 पे, W 23 पे, L 12 पे, यहाँ पर D 4 पे, M 13 पे, Y आपका 25 पे, J 10 पे। हमें देखना है B की जगह से जैसे D बना हुआ, ये B दूसरे पे होता है, D चौथे पे, यहाँ पे +2 हुआ। O 15 पे और M 13 पे, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर तो माइनस मुझको 2 लग रहा है, हाँ -2 हो रहा है। फिर उसके बाद W देखें 23 पे और Y 25 पे, यहाँ पे +2 हो गया। L 12 पे और यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है -2, यानी कि एक में +2 हुआ, एक दूसरे में -2, एक में +2 माइनस, इस क्रम में जो है बना हुआ है। तो प्लेट को हम क्या करते हैं उसी क्रम में सेट कर लेते हैं। कैसे सेट करेंगे उसको ध्यान से देखिए, प्लेट को सेट कर लेते हैं। चलिए, P आपका 16 पे होता है, L 12 पे होता है, ठीक है, A 1 पे होता है, T आपका 20 पे होता है, E 5 पे। तो पहले में इसने +2 किया तो हम 18 करेंगे, 18 का मतलब R। दूसरे में इसमें माइनस किया, यानी माइनस का मतलब J, RJ। देखिए ऑप्शन की तरफ नज़र होनी चाहिए, हम जरूरी नहीं कि पूरा आंसर लाएं, नहीं, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जो है चील से तेज़ आपकी नज़र होनी चाहिए, चारों तरफ हो, और जो लोमड़ी से तेज़ दिमाग काम करना चाहिए एग्जाम में जब बैठे हो। तो अब ये कब कैसे मुमकिन होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे खुद से। सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखने से नहीं काम चलेगा, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब। यहाँ पर देखिए RJ इसमें मिल चुका है और किसी में RJ नहीं है, तो इस पर हम टिक लगा देंगे और बाकी की टाइम हम बचा लेंगे, बचा के रखेंगे अपनी पॉकेट में आगे के क्वेश्चन में काम लाने के लिए। इस तरीके से टाइम बचाई जाती है। यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इस तरीके का लंबा चौड़ा लिखा हो तो समझ लीजिए पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में मैं करा चुका हूँ। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या के पहली संख्या से और चौथी संख्या का 3। असल ये नोट पे देखना था, ये तो ठीक है 1 से 10 का जैसे संबंध है, 3 का 18 जैसे संबंध है, वैसे 9 का यहाँ पे किससे होगा। तो नोट क्या कह रहा है, नोट में क्या लिया है, संक्रियाएं संख्याओं को उनके संगठक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जाने वाली चाहिए। यानी उदाहरण 13 पर होने वाली संक्रिया जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। 13 को 1 और 3 में विभक्त करने पर और 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 13 अगर है तो इसको अगर हमें 4 बनाना है तो इसमें से हम 9 घटा करके 4 बना सकते हैं, न कि 1 गुणे 3 करके 4 मतलब गुणे के रूप में परिवर्तित करके इसको हम 4 नहीं बना सकते, या 1 + 3 करके इसको 4 नहीं, यानी अंकों को विभक्त करके नियम नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं तो आपकी टाइम लॉस्ट जाएगी। अगर दोस्तों आपका आंसर मिल भी जाता है तो हो सकता है कि वो आंसर आपका गलत मिल जाए। ठीक है, गलत मिल भी जाएगा, अगर सपोज कीजिए मैच कर गया आंसर तो हो सकता है कि वो आंसर गलत हो। इसीलिए एग्जामिनर ने पहले ही आपको सचेत कर दिया ताकि आप जागते रहें, सोए ना, और उस हिसाब से ट्रिक को लगाएं।
तो इस चीज़ का मतलब समझ में आ गया, तो आइंदा एग्जाम में रहेगा तो ऐसा मत कीजिए। अब देखिए 1 से 10 कैसे आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि 1 से 10 आप बना नहीं सकते, तो आप सोचते कि चलो मैं 10 से 1 बना दूंगा, तो आप तुरंत 1 + 0 लगा करके 1 बनाते। ये काम करते तो आपकी टाइम बर्बाद चली जाती है। ऐसी गलती आपको नहीं करना था, एग्जामिनर आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, नोट लिख करके। अब आप 1 से 10 कैसे बनाएंगे। मैं कहूँ कि 1 में अगर 4 का गुणा करो तो आप कहेंगे कि 4 × 4 होगा। अगर मैं 6 जोड़ दूँ तो आप 10 कहेंगे, बन जाएगा। चलिए ठीक है। फिर मैं 3 से क्या बना 18 बनाना है। देखिए पहला जो भी पहली ट्रिक में मतलब पहले पे जो भी हम ट्रिक अप्लाई करेंगे सेकंड पे वही करेंगे, यानी कि पहले 4 का गुणा करेंगे फिर 6 जोड़ेंगे, तो 4 × 3 = 12, 6 × 18, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 18 आ गया। फिर हम क्या करेंगे 9 को उठाएंगे, 4 का गुणा करेंगे, 6 जोड़ेंगे, 9 × 4 = 36, 6 × 42। देखिए ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, यदि किसी कोड भाषा में लास्ट को 1 2 3 4 और बुक को 5 6 6 7 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टोस्ट को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर लास्ट को उसने क्या लिखा है, आप कहेंगे कि 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद उस कह रहा है कि बुक को उसने क्या लिखा है, आप कहेंगे कि 5 6 6 7। उसके बाद उसने क्या किया, कह रहा है कि टोस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर हम नंबरिंग वाला खेला खेलते हैं, जैसे L 12 पे होता है या उसका उल्टा 15 होता है, तो अगर देखते हैं तो L के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो सीधे क्रम या उल्टे क्रम वाली ट्रिक फेल हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, दूसरा तरीका ये है कि हमेशा आप जिसके बारे में पूछे, जैसे टोस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो हमें ये देखना है टोस्ट में जो यूज अक्षर हैं, जो अल्फ़ाबेट यूज हैं, क्या वो बुक और लास्ट में तो नहीं छिपे हुए हैं। उसी पे ही हमारा आंसर आ जाएगा। कहेंगे कि ठीक है, चलिए देख लेते हैं। टी है पहला, तो टी आप कहेंगे कि बिल्कुल है। टी के नीचे 4 है, 4 लिख देंगे। ओ है, ओ यहाँ पर बिल्कुल है, 6 है। ओ के नीचे 6 लिख देंगे। ए है, ए के नीचे 2 है, 2 लिख देंगे। एस है, एस के नीचे 3 है, 3 लिख देंगे। टी है, टी के नीचे क्या है, 4 है, 4 लिख देंगे। बस आपका आंसर हो चुका है। ये बहुत आसान होता है। बस आपको ये देखना है कि जिसके बारे में पूछा है, जिसको उठा करके क्वेश्चन किया है, उसके अल्फाबेट क्या अदर में नहीं छिपे हुए। अगर छिपे हैं तो ये ट्रिक लगेगी, अगर छिपे नहीं रहेंगे तो फिर सीधे क्रम वाली, उल्टे क्रम वाली, स्क्वायर, गुणा, भाग, अन्य ट्रिक अप्लाई करेंगे। वरना अगर ऐसा है तो सेकंडों में आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें तो टाइम लगेगी नहीं। तो यहाँ पर 46 2 34, 46 2 34, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक दूसरी संख्या पहली संख्या का एक निष्ठीय गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्न में से 3 संख्या युग्मों का एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो समूह से संबंध नहीं रखती। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से जो संख्याएं 2 के जोड़े में दी हुई हैं, वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी इसमें ऑप्शन है जो कि 3 तो एक जैसे गुण वाले होंगे, तीसरा ऐसा होगा जो उनसे भिन्न होगा, तो उसी भिन्न को हमें चूज करना है। जैसे 5 और 30 है, 5 से 30 आप कैसे बना सकते हैं, एक ही तरीका है, 5 में 6 का गुणा करके आप 30 बना दें। अगर इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो 11 में 6 का गुणा करने पर 66 होगा, न कि 132 होगा। एक और तरीका है, अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं तो आप कहेंगे कि 50 25 होगा, और इसी स्क्वायर करके इसी 5 को ऐड कर दूं तो आप कहेंगे कि बिल्कुल 30 बन जाएगा। इसी तरीके से मैं 11 का स्क्वायर करूं तो आप कहेंगे कि 121 होगा, और इसी में फिर 11 को जोड़ दूं तो आप कहेंगे कि 132 हो जाएगा। फिर इसी ट्रिक से मैं अगर 3 का स्क्वायर करूंगा आप कहेंगे 9 होगा, फिर इसी 3 को जोड़ दूंगा तो आप कहेंगे 12 होगा। इसी ट्रिक से अगर मैं 14 का स्क्वायर करूंगा तो आप कहेंगे 196 होगा, फिर इसी 14 को जोड़ दूं तो आप कहेंगे कि 210 होगा, जबकि यहाँ पे 220 दिया हुआ है। तो यही आपका इसमें क्या हो गया, विषम मिल चुका है। तो ये सारे ट्रिकें दिमाग में आपके तैरनी चाहिए, दौड़नी चाहिए, तभी जाकर के आप तुरंत अप्लाई करेंगे और तुरंत आंसर आएगा। क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है आपके पास, फटाफट सॉल्व करना है सेकेंडों में, 1 मिनट से कम के समय में हर क्वेश्चन को निपटा देना है दोस्तों, तब जाकर के ही आप समझिए कि 100% पास होंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि मिसिंग संख्या क्या होगी। मिसिंग संख्या इस तरीके को क्वेश्चन में निकाल, जब भी गैप कम हो, मैं क्या कहता हूँ, जोड़ वाली ट्रिक लगाइए, प्लस वाली ट्रिक लगाइए जब भी गैप कम हो। क्योंकि 13 से 21, 21 से 33, देखिए गैप कम है। अगर ज़्यादा रहे तो गुणे वाली, उससे ज़्यादा स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में उस हिसाब से सोचना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत कम है। 13 से 21 आप कहेंगे कि +8, 21 से 33 आप कहेंगे कि कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 2 23 और 10 यानी कि 12। और उसके बाद 33 से 54 आप घटा लीजिए 1, यहाँ घटेगा 21 होगा 1, ठीक है, और यहाँ पर 2, ठीक है। उसके बाद 91 आप कहेंगे कि 11 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, और ये दोस्तों कितना होगा, 8 होगा। 8 का मतलब 3 37। नेक्स्ट क्या होगा हमें नहीं पता, ये प्लस हो रहा है इतना। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक और तरीका। अब इस
ऐड वाले में फिर एक ट्रिक ढूंढेंगे, यानी 8 प्लस किए 12 प्लस किए, किस लॉजिक से प्लस हो रहा है, 21 प्लस किए फिर 37, हमें समझ ही में नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे 8 12 के बीच का कितना गैप है, आप कहेंगे कि 8 4 12, 4 का गैप। 12 21 के बीच में कितने का गैप, आप कहेंगे 9 का गैप है। 21 और 36 के बीच में कितने का गैप है, आप कहेंगे कि 6, और यहाँ पर 16 का गैप है। अब यहाँ पर कुछ ट्रिक मिल गई, बिल्कुल मिल गई, क्योंकि मुझको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि मैं 4 को 2 का स्क्वायर बना सकता हूँ, 9 को 3 का स्क्वायर बना सकता हूँ, 16 को 4 का स्क्वायर बना सकता हूँ। देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी नेक्स्ट क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, यानी 5 का स्क्वायर 25, यानी 37 में 25 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 7 5 12 हो जाएगा, और 3 2 5, 5 1 6, 62 प्लस करेंगे 91 में, 91 में 62 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 9 6 15, 153 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मजा आई कि नहीं इस क्वेश्चन को करके। नेक्स्ट को चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर विलुप्त पद ढूंढ रहा है। सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है दोस्तों, देखिए एक तो 3 4 5 के रूप में इसको हम डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमें ये देखना है कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है। आप कहेंगे जे और के, ऑप्शन में के और जे, के और जे, के, यानी 2 ही अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसका मतलब हो गया बहुत आसान। तो फिर क्या होगा इसमें, अगर मैं जे जे कर रहा हूँ उसके बाद मैं क्या करूँ, के कर दूँ, ठीक है, अपनी तरफ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फिर के कर दूँ, तो क्या होगा, मामला तो फिट नहीं लग रहा है मुझको। अगर ऐसे करूं, देखिए 3 3 के ग्रुप में करो तब मामला हो सकता है सेट हो जाए। मैं जे करूं, ठीक है, पहले में जे फिर के 3 3 का, ट्रिपल जे ट्रिपल के, उसके बाद ट्रिपल जे ट्रिपल के, ये तो हो ही गया, बहुत आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं। तो जे के का क्या फिल किया, जे के जे जे, ये आपने फिल किया है। तो देखिए किस में है, जे के जे के जे जे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए ज़्यादातर आप इसी में कोशिश कीजिए 3 4 5 के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और थोड़ा सा ध्यान इधर भी रहे ऑप्शन में और उस क्वेश्चन की तरफ कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया, 1 2 3 4, उस हिसाब से ही आप सोचिए, अब उस हिसाब से ट्रिक इस पर अप्लाई की जाती है। तो हर टाइप के क्वेश्चन अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग ट्रिक से सॉल्व होते हैं। तो हर मतलब 1 2 वीडियो के बाद मैं क्वेश्चन ये डाल देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत न होने पाए। अगला क्वेश्चन क्या करें, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वो संख्या चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। जहां पर जो संख्या गायब है सेम स्थान पर हम ट्रिक ढूंढने की कोशिश करेंगे। सेम स्थान पर न ढूंढें तो कम से कम ये बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम घेरे रहेंगे कि ये कहाँ से आई, ठीक है, वो उसी से भी हम ट्रिक निकाल सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि हाँ ये तो सही है, उससे भी हम ट्रिक निकाल सकते हैं। कैसे, आइए ज़रा देखते हैं। चलिए अगर मैं इनको सबको जोड़ दूँ, जैसे 4 2 6, 12 6 18, 18 8 26, अगर सभी को मैं जोड़ दूं, यानी 8 है 4 है 2 है 12 है, तो आप कहेंगे कि 26 आएगा। और बीच में का 13 लाना है तो 2 से भाग दे दीजिए तभी ना 13 आएगा। चलिए ये ट्रिक क्या सही है गलत है वो हम अगले पे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले फिगर में अगर इसमें हम देखते हैं तो 8 है 4 है 24 है और 16 है, और लाना है हमें 26। पहले इसको जोड़ लेते हैं तो आप कहेंगे 6 4 10, 10 4 14, 14 8 दोस्तों कितना हो जाएगा 22, 22 का मतलब 2 1 3, 3 2 5, 52, 52 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 26 आ जाएगा। बिल्कुल सही हम लोग गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम x मान लेते हैं मिसिंग संख्या की जगह, तो हमारा क्या हो जाएगा x + 2 + 22 + 14, ठीक है, सभी को हमने जोड़ लिया बटे में 2। अब यहाँ पर देखिए भाग करके देख लीजिए, और यही बराबर कितना है 22 के, इसको भी तो हमें लिखना है, यही बराबर क्योंकि यहाँ पे बीच वाली संख्या दी हुई है तो 22 के। अब चलिए यहाँ पर जोड़ लेते ऊपर वाले को, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6, 6 2 8, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 3, 3, और ये आपका x रहेगा ही रहेगा। अब बटे में 2 को उस पार ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा 22 दूना 44, यानी x बराबर 38 को 44 में से घटाएंगे तो 6। ये आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कुछ आप भी कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों मिसिंग फिगर क्या होगा, यानी कि हमें ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा फिगर वहाँ पे सेट कर देना है कि पूरा ये आपका सर्किल या आकृति बेहतरीन तरीके से पूरी हो जाए, कटे पिटे ना। तो कमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिशा दूरी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दाहिनी साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, आपका ऊपर उत्तर होता है। क्या कह रहा है, रीना पूर्व की ओर 40 मीटर दौड़कर एक स्टेडियम पहुंचती है। क्या कह रहा है, रीवा नाम की कोई लड़की या लड़का जो भी है, कह रहा पूरब की ओर दौड़ती है। कितना दौड़ रही है, 40 मीटर दौड़ रही है, और क्या कह रही है, एक स्टेडियम यहाँ पर था 40 मीटर पर, वहाँ पर पहुँच गए। आगे कह रही फिर वो
दाएं मुड़ती है और 20 मीटर दौड़ती है। फिर क्या करिए, दाएं मुड़ रही है। तो देखिए दोस्तों, जब भी पूरब दिशा में हम जाएंगे, दाएं जाएंगे तो नीचे जाएंगे, और ये कह रहे कि 20 मीटर दौड़ती है दाएं जा करके। आगे कह रहे कि फिर वो दाएं मुड़ती है और 18 मीटर एक संगीत स्टोर पर पहुंच जाती है। फिर वो दाएं मुड़ने के लिए कह रहा है। अब ये जो दिशा है ये पहले समझिए कौन सी, ये दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में अगर वो दाएं मुड़ने के लिए कहे तो आप अपने बाएं मुड़िएगा। तो बायां किधर है, इधर है। और वो कितनी चल रही है, बाएं मुड़ करके करे 18 मीटर चलती है और यहाँ पर भी पहुंच जाती है। क्या है, यहाँ पर एक संगीत स्टोर था। कह रही पुनः वो दाएं मुड़ती है और 10 मीटर दौड़ती है। क्या कह रही है, फिर वो दाएं मुड़ रही है। तो ये जो डायरेक्शन है वो जहाँ संगीत स्टोर है वो कौन सा, आप कहेंगे पश्चिम है। पश्चिम दिशा में अगर वो दाएं मुड़ती है तो किधर जाएगी, ऊपर जाएगी। और कितना चल रही है, 10 ही मीटर चल रही है। तो देखिए एक पैमाने के हिसाब से चलना है। जैसे आपने ये 20 चला, ये 18 चला, तो 10 ऐसा चलेंगे, इस 20 का आधा हो 10 आप ऐसे चल देंगे तब तो उस पार चले जाएंगे। तो डायरेक्शन में भी दिक्कत होगी, अगर दूरी भी निकालने के लिए कह दीजिए तब भी दिक्कत होगी। इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहुँच गया और ये आपकी दिशा उत्तर है। फिर क्या करें, इसके बाद वो बाएं मुड़ती है और 24 मीटर दौड़ती है। बाएं का मतलब ये उत्तर दिशा में वो जिधर कहेगा आपको अपने उधर ही मुड़ जाए। वो बाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो आप अपने बाएं मुड़ जाएंगे। और कितना कह रहे हैं, 24 मीटर। 24 मीटर का मतलब 18 यहाँ पे आप चले हैं और 24 चलेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 42 होगा। यानी इस 40 से थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे, इस 40 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब ये 24 होगा। इन सारी चीज़ों को जोड़ घटा करके चलना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चल दें बस सारा मैटर ही। अब कहें 24 तो आप 24 इतना ही चल के रह जाए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे, डायरेक्शन में निकालने में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ एक पैमाना दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब 18 जब यहाँ पे आप चले हैं, अब 18 यहाँ पे इतना चले हैं, तो अब आप जब यहाँ से कह रहा है कि 24 मीटर बाएं मुड़ करके चलना है तो 24 मीटर चलेंगे तो इस 18 में आप जोड़ेंगे। 18 24 कितना होगा, आप कहेंगे कि 42 होगा। तो ये पूरा 40 था और यहाँ से यहाँ तक हमें 42 चलना है। तो 40 से आगे निकल जाएंगे कि नहीं निकलेंगे, कोई दिक्कत। अब ये थोड़ा सा हम इससे आगे निकल जाएंगे। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, और अंत में दाएं मुड़ता है और 12 मीटर दौड़ता है। अंत में वो किधर मुड़ने के लिए करा, बाएं। ये डायरेक्शन कौन सा है, पश्चिम में। पश्चिम में दोस्तों ये बताइए, बाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़े थे तो ऊपर गए, तो बाएं मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे। नीचे क्या कह रहा है, कितना मीटर चलने के लिए कह रहा है, अंत में दाएं मुड़ता और 12 मीटर। 12 मीटर कैसे चलेंगे, अब इस पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों था 10 मीटर, 10 मीटर चले थे तो इतना, ये 20 था। ठीक है, तो अगर हम इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर ये सीध में आते तो ये 10 होगा। 12 का मतलब थोड़ा सा आगे, यानी 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा चल जाना है, 10 2 12 हो जाएगा। तो ये आपका ये डायरेक्शन हो जाएगा, नीचे दिशा में मुड़ चुका है। कर अब रीवा के सामने कौन सी दिशा है, चलो अच्छी बात है कि ये दूरी नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछ रहा है उसके सामने कौन सी दिशा है। तो ये नीचे वाला हिस्सा यानी दक्षिण है। हर एक चीज़ और कहा कि सभी मोड़ 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री नहीं कहता तब भी एक डायरेक्शन से, एक दिशा से जब दूसरी दिशा की ओर मुड़ा जाता है तो पूरा 90 ही डिग्री मुड़ा जाता है, उससे कम नहीं मुड़ा जाता। तो सारे के सारे हमने 90 डिग्री ही मोड़ लिए हैं। तो नीचे आपका दक्षिण है, बस वही पूछ रहा था। रीवा के सामने कौन सी दिशा है, दक्षिण। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोहन सुमित का भाई है। चलिए इस दिशा, अब तो ब्लड रिलेशन में हम क्या करेंगे, कड़ियाँ जोड़ लेते हैं। रोहन क्या कह रहा है कि सुमित का क्या है, भाई है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ों पे। इस तरीके से कड़ियाँ जोड़ते हैं, किस तरीके से कैरेक्टर में घुस करके रिलेशन को निकालते हैं, सारी चीज़ें समझिए। कह रहा है कि सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। सुमित कह रहा है कि सुजाता से शादी करना चाहता है बट शादी हुई नहीं है, इसलिए इसको हम पेंडिंग में डाल देंगे, कोई मतलब उसका नहीं है। आगे क्या कह रहा है, सुजाता हरिचंद्र की बेटी है, या ऐसे कर सकते हैं, एक मिनट। तो कह रहा है कि सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, सुजाता को एक्स करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट, GF कर देते हैं, GF गर्लफ्रेंड समझते हैं। पत्नी तो अभी हुई नहीं है, सिर्फ शादी करना चाहता है ना। तो सुमित सुजाता को इस तरीके से दिखा देंगे, ये तो बॉयफ्रेंड हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन ऐसे है, तो बॉयफ्रेंड है, सुमित सुजाता का क्या है, बॉयफ्रेंड है, ऐसे समझिए। ठीक है, अब आगे कह रहा है सुजाता हरिचंद्र की बेटी है। सुजाता को कह रहा है कि जो हरिचंद है, हरिचंद, ठीक है, उसकी क्या है, ये सुजाता बेटी है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। अब रोहन इनसे रिलेटेड नहीं है, रोहन यहाँ पर है। रोहन कह रहा है इसको तलाक देना चाहता है, सुनीता को तलाक, यानी रोहन इसका क्या था, पति था। अभी तलाक दिया नहीं है, तलाक देना चाहता है, तो दोस्तों पति अभी है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना, दिमाग दौड़ाना। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि तलाक दे दिया खत्म, नहीं, अभी तलाक देना चाहता है, दिया नहीं है। तो रोहन क्या होगा, सुनीता का पति हो गया। आगे कह रहा है सुजाता और सुनीता बहनें हैं। अब इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ये सुजाता और सुनीता क्या है, बहनें हैं। ठीक है, तो कह रहा हरिचंद्र का रोहन से क्या संबंध है। अब कह रहा है कि इस हरिचंद्र का रोहन से क्या संबंध है, यानी हरिचंद्र रोहन का क्या लगेगा। अब इस चीज़ पे फोकस कीजिए। जो ये सुजाता है वो बेटी है हरिचंद्र की, और ये सुजाता जो है बहन है सुनीता की।
तो सुनीता भी क्या हो जाएगी, हरिश्चंद्र की बेटी हुई कि नहीं, क्योंकि दोनों सुजाता और सुनीता बहन है, दोनों की दोनों बेटियां हो गई हरिश्चंद्र की। अब अगर आपकी शादी किसी से हुई है तो उसका पिता आपका क्या लगेगा, यही तो कह रहा है हरिश्चंद्र रोहन का क्या लगेगा, रोहन आप हैं, आपकी शादी हुई सुनीता से, सुनीता का पिता यानी आपकी पत्नी का जो पिता होगा वो आपका क्या लगेगा, आप कहेंगे वो तो मेरा ससुर लगेगा। इस तरीके से करेक्टर में घुस करके क्वेश्चन का आंसर लाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो उस टाइप में उस समय आपके दिमाग में सारे के सारे जो रिलेशन है दौड़ने लगते हैं। तो क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप प्रतीकों को सही सेट करके चयन कीजिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कैसे सॉल्व करना है। ऑप्शन से ऑप्शन ये उठाएंगे, क्या करेंगे, पहले 2 अंकों के बीच में गुणे का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद भाग है भाग लगा देंगे। अब देखेंगे क्या 14 आ रहा है कि नहीं। पहले बोर्ड मास कहता है भाग कीजिए, 1 आ गया, प्लस फिर कहता है गुणा कर दीजिए, तो 7 7 49 आ गया, 49 1 50 आएगा, 14 तो आएगा नहीं, 14 नहीं आएगा, तो ये पहला ऑप्शन आपका फेल हो चुका है। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पहले भाग लगाइए, ठीक है, पहले दूसरे ऑप्शन में देखिए पहले भाग है, उसके बाद 7 बनाएंगे, फिर कह रहा है प्लस, फिर 7 बनाएंगे, फिर गुणा 7, 7 एक अन्य 7, 7 7 49, बात वही हुई, 50 फिर आएगा। फिर अगला देखते हैं ऑप्शन, देखिए स्पीडली आपको चेक करना है, ठीक ना, बहुत तेजी में चेक करना। सी वाला कह रहा है कि पहले माइनस लगाइए, माइनस हमने लगा दिया, फिर कह रहा है गुणा लगाइए, गुणा हमने लगा लिया, फिर पहला भाग लगाइए, भाग 7 से भाग देंगे 1, 1 का 7 में गुणा करेंगे, 7 एक अन्य 7, 7 और यहाँ पर माइनस न है, नहीं यहाँ पर भी सेट नहीं हो रहा है, क्यों, 7 का 1 बचा, 7 एक अन्य 7, यहाँ पे 0 आता हुआ मुझको दिख रहा है। ये भी मामला, यानी कि लास्ट वाला तो हर हाल में सेट हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब सब फेल हो गए तो एक ना एक तो सेट होना ही होना है। तो चलिए देख लेते हैं सेट होगा कि नहीं। यहाँ पे सेट नहीं हुआ, ज़रा एक बार और कोशिश कीजिए। तो 7 - 7 और गुणे 7 भागे 7, अगर इस 7 का 7 में भाग देते 1, 1 का अगर 7 में गुणा करेंगे, 7 एक अन्य 7, 0 आ जाएगा, 14 नहीं आएगा। तो यानी ऑप्शन डी इज द राइट होना चाहिए। चलिए करके चेक कर लेते हैं, मुझको कन्फ्यूजन हो रही है पता नहीं क्यों, पहले चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो गया है। 7 + 7 गुणे 7 भागे 7, यहाँ पर अगर करते हैं तो दोस्तों 7 का अगर 7 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 7 में गुणा करते हैं 7 एक अन्य 7, 7 7 14, नहीं बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम में जितने नाम होते हैं हमें ऑप्शन में उतने ही जो है आपके बने हुए आकृति दिखेगी। वो किस टाइप की आकृति है, त्रिभुज के रूप में भी, जैसे ये सर्किल के रूप में दिया है ना, कहीं कहीं त्रिभुज भी दे देता है, आयत भी दे देता है, तो उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ट्रिक सब में एक जैसी लगेगी। क्या दिया हुआ, छात्र है, इंटर्न है और अनुसंधान करता है। पहले छात्र क्या होता है वो तो पता ही है आपको, इंटर्न क्या होता है और अनुसंधान करता है, जबकि उसके बारे में पता नहीं रहेगा आप कभी भी वेन डायग्राम बना नहीं पाएंगे। देखिए एक छात्र हमने ले लिया, एक इंटर्न ले लिया, एक अनुसंधान करना। छात्र को हमने स्टूडेंट बना लिया, इंटर्न आई बना लिया और अनुसंधान करना को हम क्या करते हैं, ए बना लेते हैं। चलिए अब इस तरीके का है। अब हमें ये देखना है छात्र और इंटर्न में क्या। इंटर्न उसको कहते हैं, मान लीजिए कि आप छात्र हैं, ठीक है, आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, किसी कंपनी में चले गए आप, ठीक है, आपकी नौकरी फिक्स नहीं है, बस वैसे ही आप काम कर रहे हैं, आपको पेमेंट मिली या मानदेय के रूप में आपको मान लीजिए पेमेंट भी फिक्स नहीं, बस मिल गई नहीं मिली, तो वो होता है इंटर्न, ठीक है, इंटर्न। अब अनुसंधानकर्ता का मतलब होता है खोजकर्ता, वो तो आपको पता है, अनुसंधानकर्ता खोजकर्ता, यानी कि जो छात्र होते हैं वो इस टाइप का भी काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब वाला। अब पार्ट टाइम जॉब करने वाले अनुसंधानकर्ता भी होते हैं, और जो छात्र होते हैं वो भी अनुसंधान खोजकर्ता हो सकते हैं। ये तीनों के तीनों परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे से हट करके हो, नहीं, तीनों परस्पर देखेंगे तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तीनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो हमेशा इस टाइप का छल्ला बनेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। मजा आ गई इस क्वेश्चन को करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या करें, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर। विभिन्न भागों में दी गई संख्या इकाइयों को संख्या दर्शा, यानी ये जो दिए हुए नंबर दिया हुआ है उसी की बात कर रहा है, तो ये बहुत कुछ उसमें ऊपर नहीं दिया हुआ, असल क्वेश्चन नीचे कर रहा है। कर ऐसे कितने सोफे हैं, सोफा क्या है, ये आपको आयत वाला हिस्सा सोफा दर्शा रहा है। सोफे हैं जो या तो पलंग, या तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जो या तो पलंग है या तो चटाई है, लेकिन दोनों नहीं है। अब चलिए चलते हैं फिगर की तरफ, तब आपको समझ में आएगा। जैसे सोफा इस आयत को दर्शा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि मैट का है, मैट ये सर्किल को दर्शा रहा है, और बेड ये जो है आपका इस वाले आयत को दर्शा रहा है। और यहाँ पर कोट से इसको छोड़ दीजिए, इसका जिक्र ही नहीं है, इसमें कहीं नाम ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं रखना है, तो ये आपका जो घिरा हुआ हिस्सा इसको काट दीजिए, ठीक है, उसमें जो नंबर उसको भी खत्म कर दीजिए। अब इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, कर ऐसे कितने सोफे हैं, या तो पलंग हैं, यानी सोफे और पलंग, यानी सोफा और बेड वाला हिस्सा कौन सा है, सोफा और बेड वाला हिस्सा। आप कहेंगे कि सोफा और बेड वाला हिस्सा यानी आयत और आयत से मिला हुआ हिस्सा, ये 14 दिख रहा है और 10 दिख रहा है, 14 और 10 दिख रहा है, दो हिस्सा दिख रहा है, 14
और यहाँ पे 10। लेकिन कह रहा है कि या तो बेड है या तो मैट यानी चटाई है। चटाई और सोफा वाला हिस्सा आप कहेंगे कि ये 3 दिख रहा है, चटाई और सोफा वाला 3 हिस्सा, लेकिन साथ ये कह रहा है लेकिन दोनों नहीं है। यहाँ पर जो 10 मैंने लिखा है 10, ये जो 10 वाला हिस्सा है इसमें क्या है कि मैट और बेड दोनों हैं। ऐसे सोफे हैं जो मैट भी हैं और बेड भी हैं, लेकिन ये कह रहा है कि बेड हो या तो चटाई हो या तो बेड हो, लेकिन दोनों ना हो। तो इसीलिए सिर्फ उस हिस्से को लेंगे, 14 को हम लेंगे जो सिर्फ कह रहा है कि ऐसे सोफे हैं जो बेड हैं यानी 14, ऐसे बेड सोफे को लेंगे जो केवल चटाई है जो कि 3 नंबर वाले हैं यानी 3। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी पे ध्यान देना है आप लोगों को और इसमें कुछ रहता नहीं है, ये तो बिना पेन और पेपर का भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है नीले, हरे, नारंगी, लाल और भूरे रंग के 5 ट्रक ABCDE है, लेकिन उसका इसी क्रम में होना जरूरी नहीं है। 5 ट्रक है ABCDE, कह रहा है कि जरूरी नहीं कि ये ABCD में लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो इसी क्रम में हो, नहीं, इस क्रम में नहीं होंगे, आगे जैसे कहेगा उस क्रम में होगा। कह रहा है कि वे 5 अलग अलग राजमार्गों अर्थात H1 हाईवे, इससे हाईवे H2 H3 H4 H5 पर चल रहे हैं, यानी 5 तो हाईवे हैं H1 H2 H3 H4 H5, 5 ट्रक हैं, 5 पे चल रहे हैं। कह रहे हैं लेकिन इसी क्रम में होना अनिवार्य है, यानी जो क्वेश्चन में इसे H1 H2 H3 सीरियल क्रम में दिखाओ इसी क्रम में नहीं है। अब किस क्रम में आगे बताएगा। कह रहा है कि ए जो है H4 पर है और नीले या भूरे रंग का नहीं है, बी हरे रंग का है और H3 H4 5 पर नहीं चल रहा है, सी नीले रंग का है और H1 पर नहीं चल रहा है, डी H1 पर चल रहा है और नारंगी और भूरे रंग का है, ई H5 या H2 पर नहीं है चल रहा है, तो ई किस राजमार्ग पर चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ाऊँ जल्दी जल्दी क्यों पढ़ाऊँ उसकी वजह है, असल हमें आना था ये लास्ट वाले में। यहाँ पर कह रहा है ई किस राजमार्ग पर चल रहा है, तो इसमें जो कलर दिया हुआ नीले हरे लाल उसमें हमें कंफ्यूज नहीं करना, उसे हमें चूज ही नहीं करना, उसको हमें चुनना ही नहीं, उस पर ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि कह रहा है ई किस राजमार्ग पे चल रहा है, यानी H1 पे चल रहा है, ई H2 पे चल रहा है, H3 पे चल रहा है, H4 पे चल रहा है, H5 पे चल रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ये देख लेना है ये जो 5 ट्रक हैं किस किस पे चल रहे हैं, इस पे हमें ध्यान देना है। तो बस इस पे हमें ध्यान दे करके काम करना है, उसके रंगों पे नहीं। यही मेरा मेन मकसद था इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको समझाने का। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, कह रहा है कि ए जो है H4 पर है। अब मैं बना लेता हूँ पहले ABCDE, ये 5 ट्रक हैं, इसमें कह रहा है कि ए जो है H4 पे चल रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है ए H4 पर है और नीले और हरे रंग का, इससे हमें मतलब नहीं, छोड़िए। क्या कह रहा है बी हरे रंग का है, किसी रंग का उससे हमें मतलब नहीं है, और वो H3 H5 पर नहीं चल रहा है। बी को कह रहा है कि H3 H5 पर नहीं चल रहा है, किस पे चल रहा है ये कन्फर्म नहीं हुआ, आगे पढ़िए। कह रहा है सी नीले रंग का है और H1 पर नहीं चल रहा है, सी कह रहा है कि H1 पर नहीं चल रहा है, और आपका क्या कह रहा है बी कह रहा है कि H3 या H5 पर नहीं चल रहा है। चलिए आगे कह रहा है डी जो है H1 पर चल रहा है, डी को कह दिया कि ये जो है H1 पर चल रहा है। चलिए भी बात सही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा था कि जो बी है H3 H5 पर नहीं चल रहा है, ठीक है, और 5 तो है हाईवे। आगे कुछ कह रहा है उसको भी ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि डी जो है H1 पर चल रहा है और नारंगी या भूरे रंग का नहीं है। आगे कह रहा है ई जो है H5 या H2 पर नहीं है। ई को कह रहा है कि H5 और H2 पर नहीं है। अब यहाँ से आपको कुछ हिंट मिलेगी, क्योंकि सी कह रहा है कि H1 पर नहीं चल रहा है, सी को कह रहा है H1 पर नहीं चल रहा है, तो डी ऑलरेडी H1 पर दिखा दिया। अब मुझको ये बताइए इसमें कौन सा बचा हुआ है। आप कहेंगे कि ये जो है H3 H5 पर भी नहीं चल रहा है और H5 H2 पर ये नहीं चल रहा है, तो बचा हुआ कौन है, बचा हुआ बंदा कौन है। आप कहेंगे कि ये H2 है। H2 क्या यहाँ पे नहीं रख सकते हम, क्या इस पे बी जो है H2 पे नहीं चल सकता। आप कहेंगे कि बिल्कुल, क्योंकि 3 5 पे जब नहीं चल रहा है तो H2 पे बी जो है H2 पर ही चलेगा, और सी को कह रहा है कि H1 पर नहीं चल रहा है, तो सी जो है H1 पर नहीं चल रहा है, तो क्या H5 पर इसको नहीं चला सकते, क्या ये कन्फर्म नहीं हो सकता। क्योंकि ई जो है जब H5 पर नहीं चलेगा तो H5 पर भी तो कोई चलने वाला ट्रक होना चाहिए। देखिए ई ना H5 पर चलेगा ना H2 पर चलेगा, और यहाँ पर जो है बी कह रहा है H5 और H3 पर नहीं चलेगा। तो अब मुझको बताइए कि जो H5 इसमें का है उस पर भी तो कोई चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब H2 होगा वो बी पे जाएगा, क्योंकि बी हर हाल में अब H2 पे आएगा, क्योंकि H3 H5 पे है नहीं। ए को हमने H4 पे ऑलरेडी बैठा रखा है, डी को हमने H1 पर बैठा रखा है, तो बी क्या होगा H2 पर होगा, और सी तुरंत जो है H5 हो जाएगा, क्योंकि ई H5 H2 पे है नहीं। अब एक नंबर बचा हुआ H3, उस पर क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। अब क्या करा, ई किस राजमार्ग पर है, तो ई आपका H3 पे है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा जो क्वेश्चन को पढ़ने में दोस्तों इसको टाइम लगे, थोड़ा आपको समझाने में, वरना इस क्वेश्चन में भी मैं नहीं मानूंगा कोई दम थी। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिप्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।